अचानक हुई उस घटना की वजह से अब मैं एक सुनसान आइलैंड पर 4 खूबसूरत लड़कियों के साथ फंस गया था। मेरा तो ये सोचकर ही दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। असल में जब हमारा शिप डूब गया था तो मैं एक आइलैंड पर आकर फंस गया। उस वक्त मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और हैरानी से चारों ओर देखने लगा। रुको, मैं अभी भी जिंदा हूँ? क्या बाकी लोग भी बच गए? मेरे होंठ बुरी तरह फट चुके थे और गला इतनी जोर से सूख रहा था कि बोलना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी नारियल का पेड़ या पीने लायक पानी का कोई सोर्स दिखाई नहीं दिया। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो होस्ट, आपको ओमनिसिएंट सर्वाइवल सिस्टम प्राप्त हुआ है। ये सिस्टम आपकी मौजूदा परिस्थिति के अनुसार सबसे उपयुक्त समाधान बताएगा। हर बार जब आप कोई नया संसाधन प्राप्त करेंगे, आपको एक पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा। सिस्टम ने तुरंत अगला निर्देश दिया कि मैं इस समय बेहद ज्यादा डिहाइड्रेटेड हूँ, इसलिए आसपास पड़े प्लास्टिक की पानी की खाली बोतलों को खोजूं, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत मीठा पानी बचा हो सकता है। मुझे सिस्टम मिलने की खुशी तो हुई, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि पहले पानी ढूंढना जरूरी था। कुछ ही देर बाद मुझे सचमुच समुद्र किनारे एक मिनरल वाटर की बोतल मिल गई, जिसके अंदर लगभग 150 मिलीलीटर मीठा पानी बचा हुआ था। मैंने पूरा पानी पीने की बजाय केवल 1/3 ही पिया और बाकी भविष्य की जरूरत के लिए बचाकर रख लिया। तभी सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। मीठा पानी प्राप्त हुआ, इनाम पोटेंशियल पॉइंट 1। मैं सोचने लगा कि आखिर इन पोटेंशियल पॉइंट्स का इस्तेमाल कैसे होगा। इसी दौरान मेरी नजर थोड़ी दूर रेत पर पड़ी एक परछाई पर गई। पहले लगा शायद कोई दूसरा इंसान होगा, लेकिन पास पहुंचने पर मैं चौंक गया। अरे, ये तो हमारी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की लिन रुओशी है। और फिर तुरंत उसकी सांस और नब्ज चेक की। राहत की बात थी कि वो अभी जिंदा थी, बस बेहोश थी। मैंने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और सोचने लगा कि कम से कम एक खूबसूरत लड़की भी मेरे साथ यहाँ फंस गई है। अब कम से कम मुझे अकेलापन नहीं होगा। तभी सिस्टम ने कहा कि उसकी जान बचाने के लिए मुझे तुरंत आर्टिफिशियल सांस और सीपीआर देना होगा। स्थिति गंभीर थी, इसलिए मैंने बिना झिझक उसके ऊपर प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सिस्टम ने घोषणा की, सफल बचाव, इनाम शरीर की ताकत 1। उसी पल मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरा शरीर पहले से कहीं अधिक ताकतवर और चुस्त हो गया है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ा और सीपीआर दूं तो शायद सिस्टम मुझे कुछ और चीज भी दे दे। तभी पीछे से किसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, भाई शैंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां शाशा और जिंगजिंग खड़ी थीं। दोनों मुझे शक भरी नजरों से घूर रही थीं। जिंगजिंग ने गुस्से में पूछा कि मैं लिन रुओशी के साथ क्या कर रहा था। वो तो मुझे हफ्सी कहने लग गई और फिर मुझसे सफाई देने को कहा। मैंने तुरंत समझाया कि मैं कोई गलत हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी बेहोश पड़ी लिन रुओशी ने धीरे धीरे थोड़ी हलचल की। उसे होश में आते देख दोनों लड़कियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे माफी मांगी। फिर जिंगजिंग ने भड़कते हुए कहा कि मैंने उसकी पहली किस चुरा ली, लेकिन मैंने तुरंत समझाया कि वो किस नहीं बल्कि जान बचाने के लिए दी गई आर्टिफिशियल सांस थी। तभी लिन रुओशी को भी होश आ गया। उसने पूछा कि हम लोग कहाँ पर हैं। तब शाशा ने उसे बताया कि हम एक सुनसान आइलैंड पर आ गए हैं, क्योंकि हमारा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसने सबसे पहले लिन रुई की भी चिंता जताई। फिर उसने सभी को शांत करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है रेस्क्यू टीम जल्दी ही हमें ढूंढ ले। तब लिन रुओशी ने पूछा कि अगर वे देर से आए तो हम क्या करेंगे। तब मैंने उन्हें बताया कि हमें फिलहाल अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करनी होगी। इसलिए मैंने सभी से कहा कि वे अपने पास मौजूद हर उपयोगी सामान को इकट्ठा करें, क्योंकि फिलहाल हमारे पास जो भी संसाधन है वही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। फिर हम सब ने एक एक करके अपने पास बची सारी चीजें निकाल कर देखी। हमारे पास इमरजेंसी के लिए काम आने वाली बस 2-4 छोटी मोटी चीजें ही थीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या खाना नहीं बल्कि पानी था। मैंने सबको समझाया कि इंसान बिना भोजन के 20 दिनों से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के कुछ ही दिनों में उसकी जान जा सकती है। मेरी बात सुनकर जिंगजिंग हैरान रह गई और पूछ बैठी कि मुझे ये सब कैसे पता है। तब शाशा ने उसे बताया कि ये जानकारी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की कुख्यात 731 मानव प्रयोगशाला के अमानवीय प्रयोगों से सामने आई थी। ये सुनते ही जिंगजिंग गुस्से में बोली कि जापानी लोग सच में काफी निर्दयी हैं। फिर मैंने बातचीत खत्म करते हुए कहा कि अभी पुरानी हिस्ट्री पर दुखी होने का समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द समुद्र तट पर फैलकर जितनी भी खाली बोतलें मिलें उन्हें इकट्ठा करना होगा। हो सकता है उनमें कहीं थोड़ा बहुत मीठा पानी बचा हो। फिर हम काफी देर तक खोजते रहे, लेकिन किसी भी बोतल में पानी नहीं मिला। मैंने सबको कहा कि खाली बोतलें फिर भी संभाल कर रखें, क्योंकि बाद में इन्हीं की मदद से समुद्री पानी को फिल्टर करके पीने लायक बनाया जा सकता है। तभी लिन रुओशी ने देखा कि दूर समुद्र किनारे कोई इंसान जैसी चीज पड़ी हुई है। पहले हमें लगा कि शायद कोई डॉल्फिन किनारे पर आकर फंस गई है, लेकिन पास पहुंचने पर पता चला कि वो लिन रुई थी। हम सब तुरंत उसकी ओर दौड़े। मैंने देखा कि वो बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। हालांकि उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। फिर मैं उसे उठाकर एक दूसरी जगह पर ले गया। तब जिंगजिंग ने आधे मजाक और आधी जलन भरे अंदाज में कहा कि मुझे तो जैसे किसी भी लड़की को देखते ही उसे गोद में उठाने की जल्दी रहती है। शाशा ने भी मुस्कुराकर याद दिलाया कि लिन रुई और मैं बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मेरा उसके लिए परेशान होना नॉर्मल सी बात है।
मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे एक जगह पर लिटा दिया। तभी सिस्टम ने मुझे बताया कि उसके शरीर का तापमान बहुत बढ़ चुका है और अगर तुरंत उसके कपड़े ढीले करके शरीर का ताप बाहर नहीं निकाला गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने तुरंत अपना सर पकड़ लिया और सोचा कि ऐसा करना फिलहाल बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी पता था कि वो दूसरी लड़कियां मुझे फिर से गलत समझेंगी। फिर मैं जैसे ही कपड़े हटाने वाला था कि बीच में जिंगजिंग आ गई। मैंने बिना झिझक उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि अगर भरोसा न हो तो वे खुद उसका शरीर छू कर देख लें। जैसे ही लिन रुओशी और बाकी लड़कियों ने लिन रुई का माथा और शरीर छुआ, वे घबरा गईं। उसका शरीर सचमुच आग की तरह तप रहा था। उन्होंने तुरंत मुझसे मदद करने के लिए कहा, पर जिंगजिंग ने मुझे अपनी नज़र दूर रखने के लिए बोल दिया। फिर वो सभी उसकी मदद करने लगी। मैंने कहा कि सिर्फ कपड़े ढीले करने से काम नहीं चलेगा, हमें उसके शरीर का तापमान जल्दी कम करना होगा। तभी मुझे एक तरीका सूझा। मैंने कहा कि अगर उसके शरीर पर समुद्री पानी डाल दिया जाए तो पानी के वाष्पीकरण से शरीर की गर्मी कम हो जाएगी। तब शाशा ने कहा कि ऐसा करने से समुद्री नमक त्वचा पर रह जाने से डिहाइड्रेशन और बढ़ सकता था। तब मैंने प्लास्टिक की परत का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया ताकि नमक सीधे शरीर को नुकसान न पहुंचा सके। फिर मैंने जल्दी से लिन रुओशी से उसका मोजा मांगा, क्योंकि उसी की मदद से हम प्लास्टिक को ठीक से बांध सकते थे। पहले तो वो झिझकी, लेकिन जब उसे समझ आया कि मामला लिन रुई की जान का है तो उसने बिना देर किए अपना मोजा उतार कर मुझे दे दिया। तब मैंने देखा कि उसके पैर काफी सुंदर थे, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। फिर तभी जिंगजिंग हैरान होकर पूछ बैठी कि आखिर तुमने अपना मोजा उसे क्यों दे दिया। तब लिन रुओशी ने उसे चुप रहने के लिए बोल दिया। इससे वो काफी भड़क गई। वहीं पर मैंने बिना देर किए समुद्र के पानी में मोजों को भिगोया और भागते हुए लिन रुई के पास पहुंचा। फिर मैंने उसके सर पर उसे रख दिया। हम सब ने मिलकर उसके शरीर का तापमान कम करने की काफी कोशिश की। कुछ ही देर बाद उसने हल्की हल्की हरकत करनी शुरू कर दी और उसके होंठों से धीमी आवाज निकली, पानी। उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो तेज धूप और डिहाइड्रेशन की वजह से लगभग बेहोश हो चुकी थी। अगर उसे तुरंत पानी नहीं मिला तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि शाशा और जिंगजिंग अपना सारा पानी पहले ही पी चुकी थी। मेरे पास जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो भी मैं लिन रुओशी को पिला चुका था। तभी सिस्टम ने मुझे बताया कि इंसानी शरीर का तरल पदार्थ यानी कि टॉयलेट इस आपातकालीन स्थिति में पानी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मैंने सुझाव दिया कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा पानी पिया है वे बोतल में टॉयलेट इकट्ठा करके लिन रुई की जान बचा सकते हैं। ये सब सुनकर पहले तो वे सब शर्म और झिझक से लाल हो गईं, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि लिन रुई की जान दांव पर लगी है तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और बोतल लेकर झाड़ियों के पीछे चली गईं। कुछ देर बाद वे वापस लौटीं। शाशा ने झेंपते हुए कहा कि हाल ही में उनके शरीर में थोड़ी गर्मी थी, इसलिए रंग थोड़ा गहरा है। मैंने बोतल की तरफ देखा और मजाक में कहा कि ये सिर्फ थोड़ी सी गर्मी है। माहौल कुछ पल के लिए अजीब हो गया, लेकिन फिलहाल किसी के पास शर्माने का समय नहीं था। फिर मैंने उनसे वो बोतल ली और सीधा लिन रुई को पिला दिया और फिर उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वहीं पर लिटा दिया। तभी लिन रुओशी ने धीरे से पूछा कि अगर जरूरत पड़े तो क्या वो भी थोड़ा पी सकती है। फिर उसने भी थोड़ा सा पी लिया और फिर मुझसे पूछा कि क्या मुझे भी पीना है। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत लिन रुई को है। फिर मैंने सबसे कहा कि चलो अब हमारे पास जितनी भी सप्लाई मौजूद है उनको गिन लेते हैं। फिलहाल हमारे पास ज्यादा कुछ सामान नहीं था। सारे सामान को एक जगह रखने के बाद मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ खाली बोतलें, थोड़ी सी उपयोगी चीजें और 4 ऐसे साथी जिन्हें जंगल या सर्वाइवल का जरा भी अनुभव नहीं था। ये शुरुआत सचमुच बेहद कठिन थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि अगर हमें रेस्क्यू टीम आने तक जिंदा रहना है तो सबसे पहले एक शेल्टर बनाना होगा। जगह ऐसी चुननी होगी जहां एक तरफ समुद्र से सप्लाई मिल सके और दूसरी तरफ जंगल की छाया से तेज धूप से बच सके। काफी सोचने के बाद मैंने समुद्र तट और जंगल के बीच वाले हिस्से को चुना और वहीं हमारा पहला अस्थायी कैंप बनाने का फैसला किया। जगह तय होने के बाद मैंने सबसे पहले जिंगजिंग से कहा कि वो आसपास से बड़ी बड़ी घास और चौड़ी पत्तियां इकट्ठी करे ताकि जमीन पर लगभग 4 वर्ग मीटर का मुलायम हिस्सा तैयार किया जा सके। इसके बाद मैंने क्लास मॉनिटर शाशा से खाली बोतलों में समुद्र का पानी भरकर कैंप के चारों ओर की जमीन पर डालने को कहा। जैसे जैसे समुद्री पानी वाष्पित होता वो आसपास की गर्मी सोख लेता और कैंप का तापमान कुछ कम हो जाता। इसके बाद मैंने 2 प्लास्टिक की बोतलों की मदद से एक साधारण डिस्टिलर तैयार किया ताकि दिन और रात के तापमान के अंतर का उपयोग करके समुद्री पानी से थोड़ा बहुत मीठा पानी इकट्ठा किया जा सके। उधर लिन रुओशी भी खाली नहीं बैठी थी। वो बड़ी सफाई से पेड़ों की टहनियों और पत्तों को बुनकर 3 सिर पर पहनने वाले घास के मुकुट तैयार कर रही थी। देखने में उनका रंग भले ही खास अच्छा नहीं था, लेकिन धूप से बचाने में वे काफी काम के थे। जब सारे काम पूरे हो गए तो कैंप का तापमान पहले से काफी कम महसूस होने लगा। लड़कियां घास के बिछौने पर बैठकर आराम करने लगीं। उन्हें इस तरह शांति से बैठे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरे सामने खूबसूरत लड़कियां थीं। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा मानो हम किसी सुनसान आइलैंड पर फंसे नहीं बल्कि पिकनिक मनाने आए हों। लेकिन अगले ही पल मेरे मन में एक सवाल उठा। अगर रेस्क्यू टीम 24 घंटे के भीतर आ गया तो शायद हम बच जाएंगे, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो? यही सोचकर मैंने फैसला किया कि सिर्फ बैठे रहना ठीक नहीं होगा।
मैंने सबसे कहा कि वे यहीं आराम करें, जबकि मैं जंगल के अंदर जाकर कुछ जरूरी सामान ढूंढ कर लाता हूँ। मेरी बात सुनते ही साशा तुरंत खड़ी हो गई। उसने साफ कहा कि मुझे अकेले जंगल में नहीं जाने देगी, चाहे मैं कभी कभी थोड़ा अजीब क्यों न लगूं, लेकिन आखिर हम एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वो मेरे साथ जाएगी। ये सुनकर जिंगजिंग भी साथ चलने की जिद करने लगी, लेकिन साशा ने उसे याद दिलाया कि वो अभी भी ऊंची हील वाले जूते पहने हुए हैं और ऐसे जूतों में जंगल में चलना बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार उसने अनमने मन से हामी भर दी और हमें सावधान रहने के लिए कहा। फिर मैं और साशा जंगल की ओर जाने लगे। कुछ दूर पहुंचते ही सिस्टम ने मुझे संकेत दिया कि सामने की मिट्टी खोदने पर एक नया पानी का सोर्स मिल सकता है और यदि गीली मिट्टी को किसी कपड़े, खासकर मोजे से छाना जाए तो उसमें से मीठा पानी निकाला जा सकता है। मेरी नजर तुरंत उस जगह पे गई, लेकिन तभी साशा हैरानी से पूछ बैठी कि क्या मैं सचमुच ये कीचड़ वाला पानी पीने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसमें पैरासाइट हो सकते हैं। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसकी बात सही है, लेकिन अगर हम जिंदा ही नहीं रहे तो पैरासाइट से इन्फेक्शन होने का सवाल ही नहीं उठेगा। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक और तरीका है, लेकिन उसके लिए मुझे उसकी थोड़ी सी मदद चाहिए। जब उसने बिना झिझक मदद करने की हामी भर दी तो मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, तो अपना मोजा मुझे दे दो। मेरी बात सुनते ही साशा का चेहरा अजीब सा हो गया। उसने मुझे घूरते हुए कहा कि मेरे दिमाग में आखिर ऐसे अजीब अजीब तरीके आते कहाँ से हैं। पहले बोतल में टॉयलेट इकट्ठा करने की बात और अब मोजे से पानी छानने की सलाह। मैंने बेबस होकर कहा कि अगर उसे यकीन नहीं है तो मैं सबसे पहले खुद वही पानी पीकर दिखा देता हूँ। तब साशा ने ना चाहते हुए भी अपना मोजा उतारकर मुझे दे दिया। मैंने तुरंत उसे स्मेल करने की कोशिश की। तब साशा ने भड़कते हुए कहा कि मैं काफ़ी गंदा हूँ। फिर इसके बाद मैंने उसका मोजा लिया, गीली मिट्टी से रिस रहे पानी को उससे छाना और बिना हिचकिचाए खुद एक घूंट पी लिया। मुझे आराम से पानी पीते देख साशा भी हैरान रह गई। फिर मैंने उसे मोजा देते हुए कहा कि वो भी इसे निश्चिंत होकर पी सकती है। फिर उसने थोड़ा सा पानी उसमें इकट्ठा किया और चुपचाप उसे पी लिया। पानी पीते ही उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि मैंने तो इसे मीठा पानी बताया था, लेकिन इसमें हल्का सा नमकीन स्वाद क्यों आ रहा है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि प्यास तो बुझ गई ना, फिर फालतू में नाटक क्यों कर रही हो। फिर मैंने हंसते हुए बताया कि नमकीन स्वाद पानी का नहीं बल्कि उसके मोजे पर बचे हुए पसीने का था। मेरी बात सुनते ही उसने उल्टी कर दी। तब उसे रोकते हुए कहा कि ये तो उसका अपना ही मोजा था, फिर इसमें उल्टी करने वाली कौन सी बात है। फिर मैंने बात बदलते हुए कहा कि रास्ते में आते समय मुझे एक जंगली पर्सिमन का पेड़ दिखाई दिया था, इसलिए चलकर उसे भी देख लेते हैं। हम दोनों वहां पहुंचे ही थे कि सिस्टम ने मुझे चेतावनी दी कि यह जंगली पर्सिमन है, जिसमें टैनिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है। फल अभी पूरी तरह पका नहीं है, इसलिए इसे खाने से पेट खराब हो सकता है। साशा ने उत्सुकता से पूछा कि क्या ये छोटे छोटे फल खाने लायक हैं। मैंने सिर हिलाकर कहा कि अभी नहीं, ये कच्चे हैं और इन्हें खाने से दस्त लग सकते हैं, इसलिए अभी इन्हें यहीं रहने देते हैं। बाद में जब ये पूरी तरह पक जाएंगे तब वापस आकर इन्हें तोड़ लेंगे। तभी हमें अचानक कैंप की दिशा से किसी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों तुरंत उस ओर दौड़ने लगे। हमने वहां पहुंचकर देखा कि उन लड़कियों के पास एक जहरीला सांप आ गया था। लिन रुओशी ने घबराते हुए बताया कि जिंगजिंग को सांप ने काट लिया है। तभी मुझे बचपन में दादाजी की सिखाई बात याद आ गई कि अगर कोई सांप दिखाई दे तो उसे कैसे पकड़ना है। तब मैंने तुरंत अपनी पेंट निकाली और उस सांप को एक झटके में पकड़ लिया। फिर मैंने जिंगजिंग से पूछा कि सांप ने कहाँ काटा है। उसने कांपती आवाज में अपने पैर की तरफ इशारा किया। घाव देखते ही मुझे समझ आ गया कि जहर तेजी से फैल सकता है। मैंने बिना देर किए घाव के आसपास जमा जहर निकालना शुरू कर दिया। दर्द से जिंगजिंग बार बार चीखने लगी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि अगर अभी जहर बाहर नहीं निकाला गया तो उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर कहा कि उसने तो अभी तक किसी को डेट भी नहीं किया, इसलिए वो मरना नहीं चाहती। उसी समय सिस्टम ने मुझे बताया कि जंगली पर्सिमन को चबाकर उसके घाव पर लगाने से जहर का असर कम किया जा सकता है। मैंने तुरंत साशा से वे पर्सिमन लिए जिन्हें हम अभी थोड़ी देर पहले देख कर आए थे। मैंने उन्हें चबाकर लेप बनाया और जिंगजिंग के घाव पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा कि अब कैसा महसूस हो रहा है। उसने कहा कि घाव पर हल्की खुजली और सूनापन है, लेकिन दर्द पहले से काफी कम हो गया है। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा कि लगता है जहर बहुत ज्यादा शरीर में नहीं गया, इसलिए उसकी जान फिलहाल खतरे से बाहर है। एहतियात के तौर पर मैंने उसे कुछ जंगली पर्सिमन खाने की भी सलाह दी। तभी साशा बोली कि उसने किताबों में पढ़ा है कि ज्यादातर सांपों का जहर बेसिक नेचर का होता है, इसलिए इतने खट्टे पर्सिमन शायद कुछ मदद कर सकते हैं। ये सुनकर जिंगजिंग ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। तभी लिन रुओशी ने हमसे पूछा कि हमें जंगल में और क्या चीजें मिली। तब साशा ने उसे बताया कि हमें बस कुछ पर्सिमन ही मिले थे। ये सुन के वो थोड़ी उदास हो गई। तब मैंने उससे कहा कि ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी जो सांप मिला है उसे खाने में यूज कर सकते हैं। तब लिन रुओशी ने कहा कि उसका टेस्ट तो काफी चिपचिपा होता है। तब साशा ने उसे बताया कि उसने पहले भी सांप खाया हुआ है और उसका टेस्ट काफी अच्छा होता है, उसका स्वाद कुछ हद तक खरगोश जैसा होता है। फिर उन्होंने कहा कि हमें कुछ और चीजों का इंतजाम करना होगा। तब मैंने घड़ी में टाइम देखा। शाम के 4 बज चुके थे।
मैंने सबको वहीं आराम करने के लिए कहा और खुद आसपास के इलाके में खाने और पानी की तलाश में दोबारा निकल पड़ा। वहीं पर जिंगजिंग का पेट खराब होने लगा। तब शाशा ने उसे बताया कि इसका कारण परसिमन है, जिसकी वजह से शायद उसे दस्त लग गए हैं। चलो हम एक जगह पर चलते हैं। फिर इसके बाद जिंगजिंग एक झाड़ी के पीछे बैठकर पोटी करने लग गई। उसे डर था कि कहीं मैं पीछे से उसे देख ना लूं। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वापस आ गई। तब जिंगजिंग ने बताया कि मुझे वहां काफी अजीब महसूस हो रहा था। जैसे ही हवा मुझे छू रही थी, मुझे काफी गुदगुदी महसूस हो रही थी। शाशा इस बात पर काफी हंसने लग गई। फिर शाशा ने उसे कहा कि हम दोनों जंगल में जा रही है, तो तब तक तुम लिन रुई का ध्यान रखना। वहीं पर मुझे समुद्र किनारे तो कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं जंगल की ओर निकल गया। जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही सिस्टम ने मुझे बताया कि आगे एक झाड़ी के पास स्ट्रॉबेरी के बीज पड़े हुए हैं। मैं तो ये सुन के काफी खुश हो गया और उस दिशा में भागने लगा। वहां जाकर मैंने देखा कि वहां एक टिश्यू पेपर पड़ा था। फिर मैंने उसे उठाकर देखा तो मुझे पता चला कि ये किसी की पोटी है, और ये वही पोटी थी जो अभी थोड़ी देर पहले जिंगजिंग करके गई थी। तब सिस्टम ने मुझे बताया कि इसके कुछ बीज बचे हुए हैं जो आगे काम आ सकते हैं, इसलिए अगर होस्ट उन्हें लेता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तब मुझे याद आया कि ये पक्का जिंगजिंग का ही कमाल है। तब मैंने कहा कि मैं कुछ बीज पाने के लालच में ऐसा घटिया काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि अगर रेस्क्यू टीम नहीं आई तो हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए इसे उठाना ही पड़ेगा। फिर मैंने मजबूरी में उसमें से बीज निकाल लिए। वहीं पर थोड़ी देर बाद वो दोनों भी पहुंच गई। उन्हें भी वहां पर कुछ खास नहीं मिला था। तभी उनकी नजर मेरे ऊपर गई। तब लिन रुओशी ने पूछा कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। उन्होंने जैसे ही उन बीज को देखा, वो तुरंत दूर हट गई और बोलने लगी कि ये इतनी गंदी चीज क्या है। तब मैंने उनसे कहा कि एक बार कम से कम मेरी बात तो सुन लो। लेकिन बीच में ही शाशा ने कहा कि मैं शुरू से ही अजीब चीजें कर रहा हूँ, कहीं मेरा सचमुच कोई गंदा इरादा तो नहीं है। लिन रुओशी ने भी कहा कि अगर मैंने उन्हें सच नहीं बताया तो वो मेरे ऊपर फिर कभी विश्वास नहीं करेगी। फिर मैंने गहरी सांस ली और उन्हें सब बता दिया। उन्हें अब थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था। तभी मैंने देखा कि जिंगजिंग की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। मैंने जब चेक किया तो उसे काफी तेज बुखार था। उसने बताया कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। तब मैं समझ गया कि पक्का थोड़ा बहुत जहर अभी भी बचा हुआ है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, इससे तुम्हारा जहर निकल जाएगा। फिर मैंने उसे थोड़ा पानी दिया और उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए बोला और खुद जंगल में कुछ सामान ढूंढने के लिए चला गया। मुझे जंगल में एक खाने लायक चीज मिल गई थी। इससे कुछ हद तक जहर का भी इलाज किया जा सकता था। तभी सिस्टम ने मुझे बताया कि 15 डिग्री क्लॉक की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मौजूद है। मैं तेजी से वहां पहुंचा तो देखा कि जमीन पर एक छोटा सा पानी का गड्ढा था। उसमें पानी तो था, लेकिन इतना कीचड़ था कि उसे सीधे पीना बीमारी को न्योता देने जैसा था। मैं सोच ही रहा था कि सिस्टम ने नया समाधान बताया। अगर किसी ब्रा के पैड को फिल्टर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इस पानी को काफी हद तक साफ किया जा सकता है। ये सुनकर मैं एकदम उलझन में पड़ गया। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि उन लड़कियों के पास ये चीज मिल जाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो पहले से ही मुझे आधा पागल और आधा ठरकी समझ चुकी हैं। अगर अब उनसे ये चीज मांगी तो शायद जिंदगी भर अपना नाम साफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ सबकी जान भी दांव पर लगी थी। आखिर मैंने मन मजबूत किया और सोचा कि चाहे लोग कुछ भी समझें, अगर इससे सबकी जान बच सकती है तो यही सही रहेगा। फिर मैं चुपचाप वहां गया और देखा कि दोनों लड़कियां कहीं बिजी हैं। इसलिए मैंने मौका देखकर चुपचाप वो पैड निकाल लिया और उसी की मदद से गंदे पानी को छानना शुरू कर दिया। फिल्टर करने के बाद पानी पहले से काफी साफ दिखाई देने लगा। जब मैंने पानी की एक घूंट ली तो मुझे उसका स्वाद थोड़ा दूध जैसा लगा। उधर जब वो दोनों लड़कियां वापस आईं तो उन्होंने देखा कि लिन रुई की ब्रा चोरी हो गई है। उन्होंने इस बारे में जिंगजिंग से पूछा। वो भी ये देखकर घबरा गई। फिर उसने तुरंत अपनी वाली चेक की। तब उसने राहत की सांस लेते हुए कहा कि उसकी वाली चोरी नहीं हुई है। लेकिन फिर लिन रुओशी ने हैरानी से पूछा कि आखिर ये चीज गायब कैसे हो सकती है। तभी शाशा ने शक जताया कि जब वे दोनों सामान ढूंढने गई थीं और वापस लौटी तभी ये सब हुआ होगा। तब जिंगजिंग ने तुरंत मेरा नाम ले दिया कि पक्का ये काम उसी ठरकी का है। वो दोनों भी ये सुन के थोड़ी हैरान हो गई। उधर मैं खुश होते हुए उनकी तरफ आ रहा था कि तभी शाशा ने रास्ते रोकते हुए कहा कि अच्छा, तो तुमने ही वो हरकत की है। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। उसकी बात सुनते ही मैं समझ गया कि इसको पक्का सब पता चल गया है। ये तो वही बात हो गई कि मम्मी ने मुझे गंदी वीडियो देखते हुए पकड़ लिया हो। फिर मैंने जल्दी से पूरी बात समझाई कि मैंने ये सब सिर्फ पानी छानने के लिए किया है। तब जिंगजिंग ने बात काटते हुए कहा कि तुम ऐसे दिन दहाड़े किसी के कपड़े कैसे चोरी कर सकते हो? आगे पता नहीं तुम हमारे साथ और क्या करोगे। तब मैंने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर मैं पहले बताता तो शायद कोई भी अपनी चीज देने को तैयार नहीं होता और तब तक लिन रुई प्यास से और भी कमजोर हो जाती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तक सब चुप रहीं। फिर मैंने थोड़ा नाराज होकर कहा कि मैं लगातार सबकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार मुझे ही गलत समझ लिया जाता है। अगर मैं सच में पहले पूछता तो क्या उनमें से कोई इतनी आसानी से अपनी चीज देने के लिए तैयार हो जाता? कुछ पल की चुप्पी के बाद जिंगजिंग ने धीरे से कहा कि अगर मैं शुरू से साफ साफ कारण बता देता तो शायद वो मना नहीं करती। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि अगर मैं तुम्हारी वाली यूज करता तो एक बूंद भी पानी फिल्टर नहीं हो पाता है। ये सुन के जिंगजिंग को काफी गुस्सा आ गया और मुझे मारने लग गई। तभी अचानक लिन रुई की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो बार बार मेरा नाम पुकार रही थी। उसकी आवाज सुनते ही हम लोग तुरंत चुप हो गए।
और उसकी बात सुनने की कोशिश करने लगे। तभी जिंगजिंग ने चिढ़ते हुए पूछा कि ये हर बार तुम्हारा नाम ही क्यों ले रही है। तब मैंने उसे समझाया कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, शायद इसलिए वो ऐसा कर रही है, और वैसे भी तुम्हें इससे क्या मतलब है। तब उसने धीरे से कहा कि वो नहीं चाहती कि कोई भी लिन रुई जैसी मासूम लड़की का फायदा उठाए। तभी शाशा ने हमें रोकते हुए कहा कि तुम दोनों अब थोड़ा शांत हो जाओ और इसकी बात पर ध्यान दो। लिन रुई नींद में बोल रही थी कि मैं उसे अपना हाथ धोकर फिर से छू सकता हूँ। ये सुन के दोनों लड़कियां काफी हैरान हो गईं। वही मैंने राहत की सांस ली कि अब वो थोड़ी ठीक होने लगी है। तभी जिंगजिंग ने पूछा कि क्या मैंने लिन रुई के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की है। तब मैंने उसे समझाया कि अक्सर जब हम डांस प्रैक्टिस करते थे तो लिन रुई पहले मुझे हाथ धोने के लिए कहती थी। अब इसके बाद मैंने लिन रुई को थोड़ा पानी पिलाया। उसने पानी पीते ही पूछा कि ये पानी कैसा है, क्योंकि इसका स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है। तब जिंगजिंग ने हंसते हुए कहा कि ये बस फिल्टर किया हुआ कीचड़ का पानी है, इसलिए इसका स्वाद थोड़ा अलग है। ये सुनते ही लिन रुई का चेहरा बिगड़ गया और उसे उल्टी आने लगी। वो दोनों उसे शांत करने लगी। तभी सिस्टम की नई नोटिफिकेशन मेरे सामने आ गई। नया मिशन था, लिन रुई की सफाई की आदत को धीरे धीरे कम करना और उसे इस सुनसान आइलैंड के लिए तैयार करना। मिशन पूरा होने पर एक और पोटेंशियल पॉइंट मिलने वाला था। मैंने गहरी सांस लेकर उसे पूरी सच्चाई बताने का फैसला किया। मैंने कहा कि आगे जो कुछ भी मैं बताने वाला हूँ वो सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन उसी की वजह से उसकी जान बची है। फिर मैंने उसे एक एक करके सब कुछ बताया, कैसे उसे बचाने के लिए गंदा पानी छानना पड़ा, कैसे उसकी जान बचाने के लिए हमें उसे टॉयलेट वाला पानी पिलाना पड़ा, और यहाँ तक कि मुझे पोटी में से बीज भी निकालने पड़े। मेरी ये बात सुनकर वो तुरंत मुंह बनाकर उल्टी करने जैसी शक्ल बनाने लगी। मैंने हंसते हुए कहा कि अगर वो अभी उल्टी कर देगी तो बाद में वही बीज फिर से इकट्ठा करने पड़ेंगे। मेरी बात सुनकर उसने धीरे से कहा कि मैं अब कितना बदल गया हूँ। इसके बाद शाशा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब आधिकारिक रूप से लिन रुई भी हमारी 4 खूबसूरत लड़कियों की सर्वाइवल टीम का हिस्सा बन चुकी है। ये सुनकर उसने भी हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी और बोली कि सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हम सब अभी भी जिंदा हैं। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा कि उसकी अंदर पहनने वाली चीज बाहर क्यों लपेटी हुई है। मैं थोड़ा घबरा गया और चुपचाप वहां से जंगल की तरफ भाग गया और उनसे कहा कि मैं कुछ सप्लाई लेने जा रहा हूँ। फिर शाशा ने सच सच बता दिया कि उसकी सांस लेने में आसानी हो और शरीर का तापमान जल्दी कम हो, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा था। बाद में उसी कपड़े का इस्तेमाल पानी छानने के लिए भी किया गया। उसकी बात सुनकर वो नाराज होने की बजाय मुस्कुरा दी और बोली कि कम से कम बेहोश रहने के बावजूद वो टीम के कुछ काम तो आ सकी। इतने में जिंगजिंग ने चिढ़ते हुए कहा कि लड़कियों को थोड़ी शर्म भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उनके बीच एक लड़का भी मौजूद है। इस पर लिन रुई ने हंसते हुए जवाब दिया कि अगर वो लड़का बाई शैंग है तो अब उसे लेकर शर्माने जैसी कोई बात नहीं रही। आखिर उसने सबकी जान बचाने के लिए इतना कुछ किया है, और वैसे भी वो हर टाइम अपनी आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकता। फिर उसने कहा कि जब वो बेहोश थी तो उसने सुना था कि जिंगजिंग को सांप ने काटा था। तब जिंगजिंग ने उसे बताया कि मैंने बिना अपनी परवाह किए उसकी मदद की थी। उसने ये भी कहा कि भविष्य में मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड अगर समझदार होगी तो वो इन बातों पर मुझसे नाराज होने की बजाय मुझ पर गर्व करेगी। उसकी बात सुनकर लिन रुई ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनती तो इस बात पर काफी गर्व महसूस करती। तब जिंगजिंग थोड़ी झेंप गई और बोली कि वो तो बस एक उदाहरण दे रही थी, तुम तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड बनने लगी। लेकिन फिर मन ही मन उसने ये भी सोचा कि अगर सिर्फ कद और शरीर को छोड़ दिया जाए तो वो किसी भी मायने में बाकी लड़कियों से कम नहीं है। अब बस ये समझ नहीं आ रहा था कि बाई शैंग के मन में आखिर चल क्या रहा है। तभी मैंने समुद्र की तरफ इशारा करते हुए उत्साह से कहा कि समुद्र में एक लहर उठने लगी है। ये देखकर सभी के चेहरे खिल उठे। जिंगजिंग ने खुशी से कहा कि अब तो हम भी इंटरनेट वाले वीडियो की तरह समुद्र किनारे जाकर सीपियां, केकड़े और दूसरे समुद्री जीव इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने उन्हें ज्यादा उम्मीद न रखने की सलाह दी। मैंने समझाया कि इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली ज्यादातर वीडियो पहले से तैयार की जाती हैं और रियलिटी उनसे बिल्कुल अलग होती है। तब लिन रुओशी ने शांत स्वर में कहा कि अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो कुछ न कुछ खाने लायक जरूर मिल सकता है, और इससे शायद हमें वो सांप भी नहीं खाना पड़ेगा। तभी लिन रुई ने तुरंत मुझसे पूछा कि हम में से किसी को भी समुद्र किनारे खाना ढूंढने का अनुभव नहीं है, इसलिए क्या मैं उन्हें भी सिखा सकता हूँ। तब मैंने सोचा कि 4 खूबसूरत लड़कियों के साथ समुद्र किनारे घूमना काफी अच्छा है, लेकिन फिलहाल उससे भी ज्यादा जरूरी काम बाकी है। तब मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले मैं उस सांप का कोई इंतजाम करता हूँ, ताकि अगर उन्हें कुछ खाने को न मिले तो हमारे पास कम से कम वही मौजूद रहे। मैंने सबको सावधान रहने और किसी भी खतरे की स्थिति में सीटी बजाने को कहा। इतना कहकर मैं सोचने लगा कि डायरेक्ट सांप को हाथ लगाऊंगा तो वो मुझे काट लेगा, इसलिए मैंने एक बड़ा पत्थर उठाया और सबसे पहले सांप का सिर पूरी तरह कुचल दिया ताकि कोई खतरा न रहे। इसके बाद मैं सोचने लगा कि इसे पकाऊं कैसे। तभी मेरे दिमाग में आया कि जूते के फीते और लकड़ी की मदद से बाव ड्रिल बनाकर आग जलाई जा सकती है। मैंने तुरंत लकड़ी, सूखी टहनी और फीता इकट्ठा किया और ड्रिल बनाकर आग जलाने की कोशिश शुरू कर दी। शरीर की ताकत पहले से बढ़ जाने के बावजूद ये काम उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन निकला। मेरे हाथ थकने लगे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और लगातार लकड़ी रगड़ता रहा। आखिर काफी देर की मेहनत के बाद धुआं उठने लगा और फिर छोटी सी चिंगारी दिखाई दी।
ये देखकर मुझे थोड़ी उम्मीद होने लगी। उधर लड़कियां समुद्र किनारे अपनी अपनी खोज में लगी हुई थीं। शाशा को बार बार सिर्फ छोटे छोटे केकड़े ही मिल रहे थे, जबकि जिंगजिंग को कई सुंदर सीपियां मिल गई थीं। वो खुशी से उन्हें इकट्ठा करती जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अब बाई शैंग उसे कम नहीं आंकेगा। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। दूर से उन्होंने देखा कि मैं आग के पास बैठा लगातार अपने हाथ चला रहा हूँ। लिन रुओशी ने हैरानी से कहा कि आखिर मैं वहां क्या कर रहा हूँ। तब लिन रुई ने उनसे पूछा कि पिछली बार की तरह शायद इस बार भी वो कुछ कर रहा है। ये सुनते ही शाशा को वही बात याद आ गई जब मैं पोटी में से बीज निकाल रहा था। वो कुछ कहने में झिझक रही थी, जिससे बाकी लड़कियों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने जिद की कि वो साफ साफ बताए, लेकिन वो बार बार यही कहती रही कि अगर उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया तो शायद उन्हें झटका लगेगा। तब लिन रुई ने धीरे से कहा कि अगर वो उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती, वो खुद जाकर देख लेगी। तब शाशा ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, हमें उसे थोड़ा प्राइवेट स्पेस देना चाहिए। तब लिन रुओशी ने पूछा कि अगर वो नहीं बताएगी तो उनकी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आखिर में उसने अपनी एक बुक निकाली और बताया कि देखो इसमें क्या लिखा है। उस बुक में एक लड़के की कुछ अजीब हरकत का वर्णन था और उसे देखकर उसे लग रहा था कि शायद मैं भी उसकी तरह वही गंदी हरकत कर रहा हूं। ये देखकर तो वो लड़कियां पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो गईं। तब शाशा ने कहा कि अक्सर लड़के ऐसी गंदी आदतों में फंस जाते हैं, हमें जाकर उसे रोकना होगा। उधर मुझे उनकी इन बातों की कोई खबर नहीं थी। मैं पूरी मेहनत से बाउ ड्रिल घुमाने में लगा था। तभी अचानक आग की चिंगारी तेज हुई और आखिरकार लकड़ियों में आग पूरी तरह जल उठी। मैं खुशी से उछल पड़ा और मन ही मन सोचने लगा कि लड़कियां ये देखकर कितनी खुश होंगी कि आखिर हमने आइलैंड पर पहली बार आग जला ली है। लेकिन उधर चारों लड़कियां अपनी अलग ही खिचड़ी पका रही थी। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। वो मुझे अचानक वहां देखकर काफी घबरा गई। मैंने उनसे पूछा कि वो लोग अभी क्या बातें कर रही थी। तभी लिन रुओशी ने घबराते हुए कहा कि वो तो बस पर्सनल बातें कर रही थी। तभी उसके हाथ से वो बुक गिर गई। तब मैंने उसे उठाकर देखा तो उसमें मेरी ड्राइंग बना रखी थी, जिसमें मैं कुछ गंदी हरकत कर रहा था। तब मैंने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने ये अजीब सी चीज क्यों बना रखी है, क्या तुम मुझे कोई ठरकी समझ रही हो? तब लिन रुई ने कहा कि हम तो बस यही सोच रहे थे कि लड़के अक्सर ऐसी हैबिट में फंस जाते हैं, इसलिए हम बस तुम्हारी थोड़ी हेल्प करना चाहते थे। लिन रुओशी ने भी कहा कि प्लीज तुम अपने शरीर को खराब मत करो। तब मैंने उनसे कहा कि चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर जैसे हम वहां पहुंचे तो वो आग देखकर हैरान हो गई। तब मैंने उन्हें समझाया कि मैं बस बो ड्रिल की हेल्प से आग जला रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि मैं कोई अजीब हरकत नहीं बल्कि ड्रिल से आग जलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ पल के लिए चारों के चेहरे पर शर्म साफ दिखाई देने लगी। तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा कि मेरी बाहें लगभग जवाब दे चुकी हैं। इतनी मेहनत के बाद मैंने किसी तरह आग जलाई, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सबने मुझे गलत समझ लिया। फिर मैंने एक एक करके सबसे पूछा कि आखिर सबसे पहले ये बेकार का ख्याल किसके दिमाग में आया था। उन तीनों ने एक साथ अपना इशारा शाशा पर कर दिया। वो शर्मिंदा होकर सिर झुकाने लगी और बोली कि गलती उसी की थी। उसने कुछ ज्यादा ही किताबें पढ़ ली हैं, इसलिए वही सब उसके दिमाग में घूम रहा था। फिर उसने कहा कि मैं एक लड़का हूं और यहाँ 4 खूबसूरत लड़कियां हैं, तो शायद मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ होगा। तब मैंने भड़कते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या तुम लड़कों के बारे में बस इतना ही जानती हो? तब उन तीनों ने भी कहा कि शाशा आजकल कुछ ज्यादा ही नोवेल पढ़ने लगी है। ये सुन के शाशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि अभी इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। तब शाशा ने तुरंत मुझसे माफी मांगी। तब मैंने थोड़ा नाटक करते हुए कहा कि तुम लोग आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी फीलिंग्स की तो किसी को परवाह नहीं है। तब जिंगजिंग ने कहा कि अगर वो उन्हें सजा देना चाहता है तो वो लोग तैयार हैं। मैं तो ये सुन के काफी खुश हो गया। तब शाशा ने कहा कि अगर सजा देनी है तो सिर्फ उसे दी जाए, क्योंकि बाकी तीनों तो बस उसकी बातों में आ गई थी। फिर वो मन ही मन सोचने लगी कि शायद उसे बस थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। तब मैंने जो सजा सुनाई उसे सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। मैंने कहा कि आज से कैंप के लिए सभी बीज इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उसी की होगी। जहाज पर सबने अलग अलग फल खाए थे। हो सकता है किसी की पोटी में उनके बीज मौजूद हों। अगर रेस्क्यू टीम जल्दी नहीं आई तो भविष्य में वही बीज हमारे लिए फल उगा सकते हैं, इसलिए हर बीज हमारे लिए बेहद कीमती है। मेरी बात सुनते ही शाशा हैरान हो गई। उसने पूछा कि क्या सचमुच उसे लोगों की पोटी में से बीज निकालने होंगे। मैंने शांत स्वर में कहा कि अगर हमें लंबे समय तक इस आइलैंड पर रहना पड़ा तो यही बीज हमारी सबसे बड़ी उम्मीद बनेंगे। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली कि अगर ये सबकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है तो वो ये काम करेगी। तभी मैंने मुस्कुराकर कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने हाल ही में सिर्फ केले खाए थे, इसलिए मेरे हिस्से में कोई बीज मिलने वाला नहीं है। तब शाशा ने राहत की सांस ली। फिर उसने बाकी तीनों से पूछा तो उन तीनों ने मना कर दिया कि उन्होंने कोई फल नहीं खाया था। तब मैंने जिंगजिंग की तरफ देखकर कहा कि तुम झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर उसने फल नहीं खाए थे तो ये स्ट्रॉबेरी के बीज कहाँ से आए जिन्हें मैं पहले ही इकट्ठा कर चुका हूँ। ये सुनते ही उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और वो शर्म और गुस्से से मेरी तरफ झपट पड़ी। अब किसी तरह माहौल शांत होने के बाद हमने आखिरकार रात का खाना तैयार किया। मैंने जहरीले सांप का जहर पूरी तरह निकालकर उसका मांस अच्छी तरह आग पर भून लिया। बाहर से वो सुनहरा और कुरकुरा हो गया था,
जबकि अंदर का मांस नरम था। शुरुआत में चारों लड़कियां उसे खाने से डर रही थीं। आखिर वो जहरीला सांप था। लेकिन जब मैंने खुद सबसे पहले एक टुकड़ा खाकर दिखाया और समझाया कि जहर सिर्फ उसके विष ग्रंथियों में होता है, मांस में नहीं, तब धीरे धीरे सबने भी हिम्मत की। फिर पहला कौर खाते ही सबकी आंखें चमक उठीं। किसी ने कहा कि इसका स्वाद चिकन जैसा है, तो किसी ने मजाक में कहा कि अगर साथ में थोड़ा मसाला और तीखी चटनी होती तो मज़ा ही आ जाता। कुछ ही देर में पूरा सांप साफ हो गया। खाना खाते खाते शाशा ने उत्सुकता से पूछा कि आखिर मुझे जंगल में जिंदा रहने की इतनी सारी बातें कैसे पता हैं। मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि मुझे हमेशा से सर्वाइवल प्रोग्राम और जंगल में रहने वाले लोगों के वीडियो देखने का शौक था। उन्हीं से मैंने बहुत सी चीजें सीखी थी। तभी जिंगजिंग ने मुस्कुराकर शाशा को छेड़ते हुए कहा कि जैसे उसे जंगल में जीने का शौक है, वैसे ही शाशा को रोमांस नोवेल पढ़ने का शौक है। तभी शाशा भड़कते हुए बोली कि लिन रुओशी खुद भी लड़कियों वाले रोमांटिक नोवेल पढ़ती है। दोनों एक दूसरे की पोल खोलने लगी और कुछ देर पहले तक का भारी माहौल फिर से हल्का हो गया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, समुद्र के किनारे की ठंडी हवा तेज होने लगी। तापमान तेजी से गिर रहा था। लिन रुओशी कांपते हुए बोली कि उसे बहुत ठंड लग रही है। मैंने घड़ी देखी तो उसमें 8 बज रहे थे। तब मैंने महसूस किया कि अगर इसी तरह खुले में बैठे रहें तो रात निकालना मुश्किल होगा। तब शाशा ने कहा कि हमें जल्दी से एक शेल्टर बनाना पड़ेगा। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कहा कि अब तुरंत कोई बड़ा शेल्टर बनाना संभव नहीं है, क्योंकि सबकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन मेरे पास एक आसान तरीका है। मैंने समझाया कि आग के पास की रेत काफी देर तक गर्म रहती है, तो हम यहाँ रात गुजार सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करना काफी खतरनाक होगा, हम नींद में आग के पास भी जा सकते हैं। तब मैंने सुझाव दिया कि अगर हम जमीन में लगभग 4 वर्ग मीटर का एक बड़ा गड्ढा खोदें, उसमें आग में गर्म किए हुए पत्थर रखें, फिर उन पर रेत की परत बिछाकर ऊपर सूखे पत्ते लगा दें और सामने पत्तों से हवा रोक दें, तो रात भर गर्मी बनी रह सकती है। सबको ये तरीका सही लगा, इसलिए बिना समय गंवाए हम पांचों ने मिलकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद जब सब तैयार हो गया और हम उसमें बैठकर गर्माहट महसूस करने लगे, अब सबके चेहरों पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। तभी लिन रुई ने मजाक करते हुए कहा कि कहीं रात में कोई आदिवासी आकर उन्हें जिंदा ही रेत में न गाड़ दे। उसकी बात सुनकर जिंगजिंग काफी डर गई। फिर शाशा ने चारों तरफ देखकर कहा कि इतनी छोटी सी जगह में 5 लोग आखिर सोएंगे कैसे? चारों लड़कियां तो साथ सो सकती हैं, लेकिन मैं कहाँ सोऊंगा? मेरे सोने की बात आते ही माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। तभी लिन रुई ने बिना झिझक कहा कि अगर जगह कम है तो मैं उसके पास सो सकता हूँ। थोड़ा सा सटकर सोने से सब आराम से फिट हो जाएंगे। उसकी बात सुनते ही जिंगजिंग ने तुरंत विरोध किया और कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब लिन रुई ने बताया कि वो खुद भी मेरी चिंता करता है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे आराम मिले। देखते ही देखते दोनों फिर से बहस करने लगी। मैंने दोनों को रोकते हुए कहा कि झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात मैं सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि किसी को तो रात में आग की रखवाली करनी पड़ेगी ताकि आग बुझ न जाए, और अगर कोई खतरा आए तो बाकी लोगों को तुरंत जगा सके। इसलिए मैं ही रात भर पहरा दूंगा। मेरी बात सुनकर शाशा, जो क्लास मॉनिटर थी, बोली कि पूरे दिन सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की है, इसलिए रात की ड्यूटी उसे करनी चाहिए। उसके बाद लिन रुओशी ने भी कहा कि लिन रुई अभी अभी होश में आई है, इसलिए उसकी जगह वो जागेगी। फिर लिन रुई ने भी कहा कि वो सबसे ज्यादा देर तक बेहोश रही थी, इसलिए उसकी ताकत सबसे ज्यादा बची हुई है और उसे पहरा देना चाहिए। चारों एक एक करके खुद पहरा देने की जिद करने लगी। आखिर मैंने मुस्कुराकर सबको समझाया कि ये तो हमारी सर्वाइवल का पहला दिन है। अगर अभी से सब अपनी ताकत खत्म कर देंगे तो आगे कैसे जिएंगे? इसलिए आज की रात मैं अकेला जागूंगा और वे चारों आराम से सो जाएं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें जगा दूंगा। मेरी बात मानकर आखिर सब लोग लेट गए और थोड़ी ही देर में एक एक करके सो गए। चारों के सो जाने के बाद मैंने पहली बार चैन से अपने सिस्टम पैनल को खोला। मैं अपने डेटा देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये रहस्यमय सिस्टम मुझे मिला कैसे? क्या मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ या इसके पीछे कोई और कारण है? लेकिन फिलहाल इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैंने सोचा कि अभी जितना हो सके सिस्टम की मदद से खुद को मजबूत बनाना ही सबसे जरूरी है। अगर बचाव दल जल्दी नहीं आया तो शायद हमें बहुत लंबे समय तक इसी सुनसान आइलैंड पर जिंदा रहना पड़ेगा। तभी अचानक मुझे जिंगजिंग के कांपने की आवाज सुनाई दी। फिर मैं जल्दी से उसके पास गया और उसका माथा छू कर देखा। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। तभी अचानक लिन रुई भी जाग गई। उसने पूछा कि मैं आखिर ये क्या कर रहा हूँ। तब मैंने उसे समझाया कि जिंगजिंग की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। तब उसने बाकी दोनों को भी जगा दिया। तब मैंने सिस्टम में देखकर समझाया कि सांप के जहर से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है और रात की ठंड की वजह से उसे तेज सर्दी लग गई है। तब शाशा ने कहा कि अगर समय रहते उसका शरीर गर्म नहीं किया गया तो हालत और बिगड़ सकती है, और अभी हमारे पास कोई मेडिसिन भी नहीं है। तभी मेरे दिमाग में एक तरीका आया। सिस्टम ने मुझे बताया कि जिंगजिंग को शरीर की गर्मी देकर बचाया जा सकता है। तब मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि यहाँ पर लड़कियां भी हैं, इसलिए उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब मैंने कहा कि वे तीनों जिंगजिंग को चारों तरफ से गले लगाकर अपने शरीर की गर्मी उसे दें। इससे उसका तापमान धीरे धीरे नॉर्मल हो सकता है। मेरी बात सुनकर लिन रुओशी सबसे पहले आगे आई। उसने कहा कि अगर इससे जिंगजिंग बच सकती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, वो इसके लिए अपने कपड़े भी उतार सकती है। तब मैंने कहा कि तुम तीनों बारी बारी से उसको गर्म करो। तब उन लोगों ने वैसा ही किया।
इससे जिंगजिंग को भी थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। फिर कुछ देर बाद लिन रुई मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे सोने के लिए कहा। तब उसने बताया कि वो पूरे दिन बस सो ही रही थी, इसलिए अब उसे नींद नहीं आ रही। फिर उसने मेरे करीब आकर कहा कि मैं काफ़ी गर्म हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ गई। तब मैंने देखा कि अब रात के 2 बज चुके हैं। जिंगजिंग का शरीर अभी भी पूरी तरह गर्म नहीं हुआ था और अब इन दोनों की हालत भी खराब हो गई थी। तब मैंने उन दोनों को थोड़ा आराम करने के लिए बोला। तभी लिन रुई मेरी तरफ देखने लगी। उसने कहा कि मेरी शारीरिक ताकत सबसे ज्यादा है और मेरा शरीर सबसे गर्म है। अगर मैं भी मदद करूं तो शायद जिंगजिंग जल्दी ठीक हो जाए। उसने कहा कि वो भी मेरे साथ सोएगी। मैं एक पल के लिए झिझक गया। आखिर सामने 4 लड़कियां थीं और गलतफहमी होना आसान था। लेकिन लिन रुओशी ने गंभीर होकर कहा कि अभी किसी के शर्माने का समय नहीं है। सबसे पहले जिंगजिंग की जान बचाना जरूरी है। अगर बाद में वो नाराज भी हुई तो वे उसे पूरी बात समझा देंगी। आखिर मैंने भी उसकी बात मान ली और कहा कि फिर तुम दोनों क्या करोगी। तब लिन रुओशी ने कहा कि हम दोनों भी एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश करेंगे। वहीं पर हम दोनों भी सावधानी से जिंगजिंग के पास जाकर उसे गर्म रखने में मदद करने लगे। तभी लिन रुई ने धीमे से मुस्कुराकर कहा कि हम सबको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक परिवार अपने बीमार बच्चे की देखभाल कर रहा हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारी सोच तो काफी अजीब है। अब आखिरकार सुबह हो गई थी। जिंगजिंग ने देखा कि उसका चेहरा मेरी तरफ आ गया था। वो सोचने लगी कि क्या मैं उसे अब किस करने वाला हूं। तभी अचानक लिन रुई ने नींद में अपनी करवट बदली, जिससे हम दोनों के बीच अनजाने में किस हो गया। तभी वो अचानक खड़ी हो गई और लिन रुई से कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरा किस खराब हो गया। फिर अगले ही पल वो मुझ पर भड़कने लगी। तुमने जानबूझकर मेरा फायदा उठाया है। मैं हैरान रह गया। मैंने गुस्से में कहा कि तुमसे अच्छे तो डाकू है, कम से कम अपनी मदद करने वाले पर भरोसा तो करो। तब उसने धीरे से पूछा कि मैं उसके साथ क्यों सो रहा था। तब लिन रुई ने पूरी रात की बात उसे विस्तार से समझाई। उसने बताया कि सांप के जहर और ठंड की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई थी, इसलिए सब ने मिलकर उसे अपने शरीर की गर्मी देकर बचाया। अगर ऐसा नहीं करते तो उसकी जान भी जा सकती थी। ये सब सुनने के बाद जिंगजिंग कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा कि हमने आग भी जला रखी थी, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये सुनकर मैं तुरंत देखने गया, पर आग अब तक बुझ चुकी थी। मैंने तुरंत लकड़ी उस पर रखी और फूंक मारने लगा। इससे आग दोबारा से जल गई। तब मैंने राहत की सांस ली। तभी शाशा ने कहा कि जिंगजिंग तुम आखिरकार ठीक हो गई। तब लिन रुई ने हंसते हुए कहा कि ये तो जागते ही बाई शैंग पर गुस्सा करने लगी थी। तब मैंने उनसे कहा कि हम सभी ने इस सुनसान आइलैंड पर पहला दिन सफलतापूर्वक जिंदा रहकर पूरा कर लिया है। अब नए दिन की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाओ। तभी लिन रुई ने मुस्कुराकर कहा, इतनी गंदगी और पसीने के बाद सबसे पहले हमें समुद्र में जाकर थोड़ा नहा लेना चाहिए। लिन रुओशी ने भी तुरंत हामी भर दी। फिर लिन रुई ने कहा कि शरीर पर हर जगह चिपचिपाहट हो रही है और समुद्र में नहाना अच्छा रहेगा। इसके बाद वो तीनों जाकर उसमें कूद गई। मैं भी तुरंत उनके पीछे पीछे चला गया।